हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं इकोनॉमिक गुरुकुल। आज हम अपने नेशनल इनकम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इनकम मेथड, राइट। लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड को समझा था, देखा था क्या, तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट को लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंड इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं नेशनल इनकम को, इनकम मेथड्स, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, आपको कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी में इनकम किन किन लोगों को यानी किन किन तरीके से मिलता है, राइट। कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो दुनिया में, कहीं भी कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको ये चार चीज़ें हैं जो मिलके उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लैंड करती है, लेबर करती है, कैपिटल करती है एंड एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है। ये चार चीज़ें मिलती हैं तो ही प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक। इसके अलावा कोई और फिफ्थ फैक्टर है ही नहीं जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स होते हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा सर, अगर ये चार लोग ही अगर मिलकर प्रोडक्शन करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ रेन्यूमरेशन में भी मिलता होगा, इनको कुछ ना कुछ पे आउट भी होता होगा, है ना। जी बिल्कुल। तो सर लैंड को प्रोडक्शन के बदले में ना हम रेंट देते हैं, ठीक है सर। लेबर को हम क्या पे करते हैं सर, लेबर को ना हम वेजेस या सैलरी पे करते हैं। सर कैपिटल को हम क्या पे करते हैं, तो कैपिटल को ना हम इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या पे करते हैं सर, एंटरप्रेन्योर ना वो होता है जो ये लैंड का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट, इन तीनों को पे करने के बाद जो बचता है ना, वो बचता है हमारा प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है सर, एंटरप्रेन्योर ना प्रॉफिट ले जाता है, ठीक है। तो ये चार लोग मिलके ही प्रोडक्शन को करते हैं और इनको ये इनकी वो है जो उनको पे होता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज एंड उनको जो पे होती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, राइट। तो ये जो हमारी इनकम है ये चार फॉर्म में हो सकती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और ये मिलता है किसको है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। तो काफ़ी ये जो मेथड है हमारा इनसे रिलेट होने वाली है। हमारा इनकम मेथड का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। यानी हम इनकम, टोटल इनकम हमारे कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके हम इनकम को सम टोटल कर दे तो हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम, राइट। तो सर इनकम किन किन लोगों का, ठीक है, यानी तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इनकम किसका लेते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का, ठीक। बट इनकम सर किन किन तरीकों से कमाई जा सकती है, तो सर इनकम के चार ही तरीके हो सकते हैं। या तो हमें लेबर से या तो हमें लैंड के बदले में रेंट मिला होगा, या तो हमने कहीं काम किया होगा हमें वेजेस मिलेंगे, या हमने सर कहीं कैपिटल लगा रखा होगा, ठीक है, इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। या सर हम एंटरप्रेन्योर होंगे, हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सर चार ही तरीके हैं जिससे हमें प्रॉफिट यानी जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेथड पे आते हैं। हम इस मेथड में कैलकुलेट क्या करते हैं सर, हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी मीन्स क्या होता है सर, एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इससे पहले तो हम जीडीपी निकालते थे ना, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था, इस पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसा गया। तो सर देखो ये एनडीपी है और हम इससे पहले कैलकुलेट करते थे जीडीपी एंड एनडीपी में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, है ना। नेट एंड ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। और सर आपको पता है डेप्रिसिएशन ना मशीनरीज पे लगती है, इनकम पे नहीं लगती, ठीक है। तो क्योंकि मेथड ही इनकम से रिलेटेड है तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कभी भी डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन, है ना। तो डायरेक्ट ये क्या आएगा, एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। और सर यहाँ पे एमपी लिखा होता था, मार्केट प्राइस लिखा होता था, यहाँ पे एफसी क्यों लिख दिया आपने। तो सर देखो ये इनकम मेथड है, ठीक है। और आपको पता है कि एफसी में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करें, ठीक है, जैसे आप इंडिया में अगर आप जीएसटी को ऐड करोगे तो आपका आएगा एमपी यानी मार्केट प्राइस आएगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करो तो आपका आएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। बट इनकम मेथड में सोचो, इनकम है ना आपका, तो आपके इनकम पे तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स लग नहीं सकता। जीएसटी आपके इनकम पे थोड़ी लगता है, ठीक है। आपके इनकम पे तो डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता ना। तो सर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए हमारा होगा ये एफसी ना कि एमपी, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है कि हम एनडीपी एट एफसी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी एट एमपी क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट।
तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है ये कैलकुलेट करना। हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी इनकम है, यानी ये जो 4 इनकम है, इन्हीं चारों इनकम्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इनकम मेथड से नेशनल इनकम। ठीक है सर, आगे बात समझ में ध्यान रखना, ये 4 ही चीज़ें बस ऐड होंगी तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है सर, आप तो कह रहे हो ये 4 चीज़ें, फिर आपने क्या लिखवा दिया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ प्लस उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे, उसमें मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आएगा, है ना। अभी तो आप कह रहे थे कि नेट रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें ऐड होंगी तो हमारा नेशनल इनकम आएगा, बट यहाँ तो कुछ और लिख रखा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड ऑल। तो आपने ये क्या लिखा, ये कुछ अलग चीज़ है क्या? तो यार परेशान नहीं होना, ये बातें सेम ही है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने कह दिया ना आपको कि ये 4 चीज़ें ही ऐड करेंगे तो बस मान लो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं आने वाला, ये 4 चीज़ें ही ऐड करेंगे हम और जिससे हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम। तो देखो आप, एक बार पेन चेंज कर ले। तो अब देखो आप, अभी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ जो है उसका डायरेक्ट करना, यहाँ उसका डायरेक्ट रिलेशन है वेजेस से, यानी ये किसको मिल रहा होगा, हमारे लेबर्स को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखो सर, जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, उसको वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड करते हैं जो किसी को कैश में मिलता है। ठीक है, अगर आप कहीं वर्क करते हो, ठीक है, एंड आपको वेजेस एंड सैलरी इन कैश मिलती है तो डायरेक्ट आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट हो जाएगा। सो इसके अलावा ना वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी होती है। तो सर ठीक, ये बात तो ठीक है आपकी, पर ये काइंड क्या होता है? काइंड का मतलब समझ में नहीं आया। तो सर काइंड ना नॉन कैश होता है, यानी आपको वेजेस एंड सैलरी कहीं भी मिल रहा हो बट उसका फॉर्म कैश ना हो, वो किसी और वे में मिल रहा हो। ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको चेक के थ्रू मिल गया तो चेक अभी आप चेक को कैसे काउंट करोगे, कैश ही होगा वो। ठीक है, आपके अकाउंट में पे हो रहा है तो वो कैश ही है, वो ना कि कोई अलग काइंड है। काइंड का मतलब ये है कि जैसे आपके एम्प्लॉयर ने आपको बाइक गिफ्ट में दे दी, ठीक है, सैलरी की जगह, यानी या फिर अलग से उन्होंने एडिशनल सैलरी के जगह के अलावा कुछ और आपको गिफ्ट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपके सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उसे हम काइंड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सर ये क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती है? तो सर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ना वो होती है जो कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए होता है, उसके वेलफेयर के लिए होता है। सर जैसे आपने ना ईपीएफ सुना होगा, ईपीएफ अकाउंट है ना, तो आपने ईपीएफ सुना होगा जिसमें कि जो ईपीएफ होता है उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जितना एम्प्लॉय पे करता है उतना ही एम्प्लॉयर अपने एंड से उसको उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सर यहाँ पे ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, जो एम्प्लॉयर है ना उसका कंट्रीब्यूशन हम ऐड करेंगे। सोचो, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना उसको हमने टोटल सैलरी एंड वेजेस में इंक्लूड करके ऑलरेडी हमने ऊपर ऐड कर दिया था, है ना। बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको तो हमने कभी सैलरी का पार्ट माना ही नहीं, है ना। तो उसको लेकिन है क्या, वो है दे तो आपको एम्प्लॉयर ही रहा है ना, और क्यों दे रहा है आपको, आपके एम्प्लॉयमेंट के वजह से ही दे रहा है ना वो। अगर आप उसके यहाँ एम्प्लॉय नहीं होते तो आपको पे नहीं करता वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ वो इनकम आपको ही मिलने वाली है और आपके इनकम का ही पार्ट है वो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन में इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, एंड फाइनल हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो सर अगर कहीं भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो, यानी आप कहीं पे एम्प्लॉई हो, ठीक है, आपके रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिला है, पेंशन सिर्फ रिटायरमेंट वाली होनी चाहिए, एंड एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन मस्ट है, ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका जो पेंशन है वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉई होगा। अब देखो पेंशन के कॉन्सेप्ट को समझो सर। पेंशन ना आप लाइफ भर काम करते हो, आपके पर मंथ सैलरी में से कुछ ना कुछ आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, कुछ ना कुछ पोर्शन पार्ट आपका डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, और जब आप रिटायर होते हो ना तो उन सभी को एक्यूमुलेट करके जोड़ के एंड प्लस में इंटरेस्ट ऐड करके आपको पे आउट कर देता है आपके रिटायरमेंट के टाइम। तो सर जो पेंशन आपको मिलता है ना
वो कुछ नहीं होता, वो आपके ही सैलरी का पार्ट होता है जो आपको मिलना चाहिए था, बट वो एम्प्लॉयर ने आपको दिया नहीं और वो एक एक्यूमुलेट होता गया एंड लास्ट में आपको एक बार में आपको लमसम कुछ अमाउंट्स देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ का पार्ट होता है। सर ये तो कवर कर लिया हमने, वेजेस को तो कवर कर लिया है ना, वेजेस के 4 पार्ट हो गए, तो ये तो कवर हो गई। अभी रह गया रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये आ जाएंगे हमारे सेकेंड हेडिंग के अंदर, सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर तो आपका ये आ जाएगा, लैंड भी आपका प्रॉपर्टी है और आप कैपिटल को भी प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, तो लैंड के बदले में आपको क्या मिलता है, रेंट, एंड कैपिटल के बदले में क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट। सर रेंट एंड इंटरेस्ट तो आपका यहाँ पे आपका आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, इंटरेस्ट भी आ गया आपका, और यहीं पे ना आप देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको एंटरप्रेन्योर को आपका जनरली क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो आपका प्रॉफिट भी यहीं पे आ गया। क्लियर है, तीन चारों को ही ऐड करना होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सर ये प्रॉफिट के साथ क्या दिखाया हुआ आपने, तो देखो प्रॉफिट जो होता है ना, कई बार क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया होता है। ठीक है, सपोज एक कंपनी है, उसने अर्न किया 100 रुपीज़ का, सब मान लेते हैं 100 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो सर क्या होता है 100 रुपीज़ में से ना पहले तो कुछ प्रॉफिट तो आपकी गवर्नमेंट ले जाती है, कहती है भाई, तो ये 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में ना सबसे पहले कुछ तो गवर्नमेंट ले जाती है कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में, तो मान लेते हैं कि 20% जो है ना गवर्नमेंट ले जा रही है कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में, और कुछ तो सर डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको भी देना पड़ता है ताकि वो भी खुश रहे बेचारे। तो सपोज सर मान लेते हैं 50 रुपीज़ ना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, 20 आपने यहाँ दे दिया, 50 आपने यहाँ दे दिया, कितने बचे 23। तो 30 रुपीज़ ऐसे है ना जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी इसको और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो ये कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर ले जाएगा। ठीक है, तो ये 30 रुपये। तो सर कई बार ना आपको ऐसे दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया होता है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ परसेंटेज दिया होता है, तो परसेंटेज से आपका आ जाना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स का, आप या तो अमाउंट दिया होता है या तो परसेंटेज में दिया होता है, तो परसेंटेज से आप ये प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, एंड डिविडेंड अलग से दिया होता है, तो तीनों को ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अभी मिक्स्ड इनकम क्या है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमने ना यहाँ पे जो ये दोनों मेथड्स है उसमें हमने ये कवर किया है, लैंड के बदले में ये मिल रहा है, ये क्या इनकम, लेबर के बदले में हमें ये मिल रहा है, हमने कहीं कैपिटल लगा रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर लगा रखे तो ये। बट सोचो कि एक बंदा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी खुद की दुकान है। ठीक है, वो लैंड भी खुद का यूज कर रहा है, लेबर भी खुद का यूज कर रहा है, कैपिटल भी खुद का यूज कर रहा है, एंटरप्रेन्योर भी खुद का यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसको उसकी चारों इनकम ना सेम जगह से आ रही है। ठीक है, और ठीक है, तो ऐसे इनकम को थोड़ा सा मुश्किल होता है कहीं मतलब कहीं एक जगह फिट करना। कंपनसेशन उसको पता नहीं है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज उसको पता नहीं लग रहा, क्यों खुद को सैलरी दे नहीं रहा। ऑपरेटिंग सरप्लस उसको खुद को रेंट तो दे नहीं रहा, खुद के कैपिटल में इंटरेस्ट दे नहीं रहा, खुद के प्रॉफिट तो शायद वो कैलकुलेट भी कर पाएगा, तो ये चीज़ें वो कर नहीं पा रहा। तो हम क्या करेंगे, उसके सारे इनकम को ना एक साथ हम ऐड कर देंगे अलग से एक हेडिंग है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके इनकम को हम अलग से दिखाते हैं सारे प्लस करके, यहाँ पे सम करके, राइट। जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हम ये चारों इनकम्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका आ जाएगा जीडीपी एट एफसी, एंड हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी, यानी एनडीपी से आपको किस पे जाना है, आपको जाना है एनएनपी एट एफसी पे, राइट। तो डिफरेंस देखो डी एंड एन का, यानी डोमेस्टिक से आपको किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक के अंदर हम जो बाहर से इनकम हमारी आ रही होती है, इंडिया के बाहर से नेट इनकम जो आपकी आ रही होती है वो हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम आ जाएगा आपका कंप्यूट होके। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जीडीपी एट एफसी में हम क्या ऐड करने वाले हैं सर, हम करने वाले हैं ऐड
NFIO को, ठीक है। अगर हम GDP एट FC में हम NFIO को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा NP एट FC। तो ये था आज का हमारा क्लास एंड आई ट्रस्ट कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो आप इसको रिपीट करके देखना है जब तक समझ में ना आए, ईजी टू अंडरस्टैंड था मुझे लगता है। एंड आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड, राइट। सो अगर आपको यार किसी भी वे में अगर आपको सही लगा हो, आपको बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो से कुछ भी, तो आप इसको यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।